स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने आसाम के अंदर डिलिमिटेशन कंडक्ट किया था, जिसकी वजह से आसाम के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, चाहे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, वहां की लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो गई, उसके अंदर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये आप देख सकते हो, इलेक्शन कमीशन रिलीजेस ड्राफ्ट डिलिमिटेशन प्रपोजल फॉर आसाम, रिजर्व्ड सीट्स इंक्रीज्ड, और इसी को लेकर काफी विवाद भी हो गया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या बड़े बदलाव किए जा रहे हैं आसाम के कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए 3 लाइव बैच स्टडी IQ के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपके पास बड़ा मौका है, मतलब प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी इन सभी बैचेस के अंदर कराई जाती है। यहां पर सभी क्लासेस लाइव होते हैं, पर्सनल मेंटर ऑलरेडी अलॉट किया गया है जिन्होंने भी एडमिशन लिया है। यहां पर टेस्ट से लेकर सब कुछ आपको मिलता है, और इसके अलावा 25 जून तक आपके पास मौका है। ऑप्शनल की तैयारी है, उसके लिए सेल चल रहा है, तो जल्दी से आप ऑप्शनल का कोई भी बैच यहां पर अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ट्यूसडे को ड्राफ्ट प्रपोजल जारी किया गया फॉर डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली एंड लोकसभा सीट्स, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। डोंट वरी अगर आपको नहीं पता है कि डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है। लेकिन आसाम के अंदर बेसिकली क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एरिया होता है, अलग अलग एरिया होता है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का अलग अलग एरिया होता है, उसके अंदर बड़ा बदलाव किया जा रहा है। ऑल्दो बताया जा रहा है कि जो टोटल नंबर है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, जैसे कि लोकसभा के चुनाव में अगर आप देखोगे तो 14 सीट्स आसाम के अंदर है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसी प्रकार से आसाम की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें टोटल 126 हैं, उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन जो एरिया है और बाकी चीजें हैं उसके अंदर बदलाव किया गया है। यहां पर इलेक्शन कमीशन ने 11 जुलाई तक सजेशन मांगा है। अगर आपका कोई सुझाव है, आपका कोई ऑब्जेक्शन है, तो इलेक्शन कमीशन को आप 11 जुलाई तक लिख सकते हैं। फिर इसके अलावा यहां पर क्या है कि जो लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होगा आसाम में, वो विलेज माना जाएगा रूरल एरियाज में, और जो अर्बन एरियाज है वहां पर जो वार्ड होता है वो माना जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके मन में आएगा कि ये डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है। देखो, इसका अगर आप लिटरल मीनिंग देखोगे तो इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि जहां पर भी लेजिस्लेटिव बॉडी है, फॉर एग्जांपल जैसे उत्तर प्रदेश में वहां पर आपको पता है कि वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसी प्रकार से बिहार के अंदर है, सेम उसी प्रकार से आसाम के अंदर भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, और वहां पर टोटल सीट्स कितनी है, वो है आपका 126। तो अभी तक क्या है, ये आप देख सकते हो, ये बाउंड्री बना हुआ है। ये जो 126 असेंबली सीट्स हैं उनकी बाउंड्रीज आपको देखने को मिलेगी, मतलब कि छोटे छोटे एरिया में उसको डिवाइड किया गया है, ताकि वहां से जो भी MLA चुन के आएगा वो उस पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो डिलिमिटेशन क्या करता है कि वो बेसिकली एक एरिया को फिक्स कर देता है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी कितने एरिया में फैली होगी, ये वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी कितने एरिया में फैली होगी, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली क्या है, भारत में इसकी जो जिम्मेदारी है वो डिलिमिटेशन कमीशन को दी जाती है, जो समय समय पर फॉर्म किया जाता है। अगर आप पूरे भारत के तौर पर देखोगे तो अभी तक 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है। एक है आपका 1952 में, दूसरा 1963, और तीसरा है 1973, और चौथा है 2002 में। और आप सबको पता होगा कि 2002 वाला जो डिलिमिटेशन था उसके बाद 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया था, मतलब कि कोई भी बदलाव ना किया जाए। और इसीलिए आपने रिसेंटली सुना भी होगा कि जो नया पार्लियामेंट बनाया गया है उसका उद्देश्य यह भी है कि 2026 के बाद वापस से जब 2031 में जब नया सेंसस होगा, नया पॉपुलेशन का आंकड़ा पता चलेगा, तो हो सकता है कि देश भर के जितने अलग अलग राज्य हैं उनके जो नंबर ऑफ वहां से MP चुनकर आते हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है, और इसीलिए कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करने के लिए नए पार्लियामेंट में अच्छी खासी जगह आपको देखने को मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन आपके मन में यह आना चाहिए कि यहां पर स्पेशली आसाम को लेकर डिलिमिटेशन क्यों किया जा रहा है, ये पूरे देश में क्यों नहीं किया जा रहा। बेसिकली क्या हुआ था ना कि आसाम में लास्ट टाइम जो डिलिमिटेशन हुआ था वो 1972 वाला चलता आ रहा है। बेसिकली क्या है कि 2002 में जो एक्सरसाइज हुआ था पूरे भारत में, वो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर
मणिपुर, नागालैंड में नहीं हो पाया था, क्योंकि क्या हुआ था कि गुवाहाटी हाईकोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया गया था कि 2011 के सेंसस के बेसिस पर ये जो डिलिमिटेशन है वो आसाम यहां पर नहीं होना चाहिए, इन राज्यों में नहीं होना चाहिए, तो इसी की वजह से वो कंडक्ट नहीं हो पाया था। फाइनली 2020 फरवरी के महीने में उस समय के जो राष्ट्रपति थे हमारे रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने यहां पर ये ऑर्डर जारी कर दिया और कह दिया कि डिलिमिटेशन कंडक्ट होगा आसाम के अंदर, और इसी की वजह से आसाम में डिलिमिटेशन का जो रिजल्ट है वो अब आया है, जो इलेक्शन कमीशन ने बदलाव किया है। तो अब पहले देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहा क्या है। देखो, इलेक्शन कमीशन का यह कहना था कि जो असेंबली और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं आसाम के अंदर, वहां पर जो डिलिमिटेशन हमने कंडक्ट किया है वो 2001 के सेंसस के बेस पर किया है। मतलब कि लास्ट टाइम 1971 के बेसिस पर था जो सेंसस था, और ये 2001 के बेसिस पर किया गया है एज पर हमारे संविधान के अंदर जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल 170 और आर्टिकल 82। और ये आर्टिकल 170 और 82 क्या कहता है कि 2026 तक 2001 के बाद से जो भी आपका सेंसस है वो आपका माना नहीं जाएगा। 2026 के बाद जो सेंसस होगा, मान लो 2031 में हुआ, उसके बेसिस पर जो नया रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से देश के अंदर जो सीट्स में बदलाव करने हैं वो किए जाएंगे। लेकिन अभी के लिए क्योंकि वो आसाम में नहीं हो पाया था, इसी की वजह से ये आसाम में किया जा रहा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि बदलाव क्या किया गया है। मतलब कि ये जो डिलिमिटेशन का प्रपोजल आया है, ड्राफ्ट प्रपोजल आया है इलेक्शन कमीशन का, इसमें इलेक्शन कमीशन ने क्या सुझाव दिया है। देखो, यहां पर सबसे पहले तो ये चीज मैंने आपको बता ही दिया कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उसमें कोई बदलाव नहीं है। मतलब कि पहले भी लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 126 सीट्स था, वो वही रहेगा, और जो पार्लियामेंट में आसाम 14 मेंबर्स भेजता है, एमपीज भेजता है, वो उतने ही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो बदलाव किस में है? बदलाव बेसिकली अगर आप देखोगे तो वो आपको मिलेगा कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर चेंजेस किए गए। ये आसाम के अंदर आप देख रहे हो ना, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसके अंदर बदलाव किया गया है। सबसे मेजर चेंज किया गया है बोडोलैंड के अंदर। बोडोलैंड ये पर्टिकुलर एरिया होता है, ये वाला जो आप देख रहे हो, और कई बार आपने ये भी सुना होगा कि बोडोलैंड में को इंडिपेंडेंट करने की भी मांग चलती रहती है। तो बोडोलैंड ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला जो एरिया, यहां से पहले 16 मेंबर्स चुनकर जाते थे लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब कि एमएलए चुनकर जाते थे, कितने? 16। अब ये कितने चुनकर जाएंगे यहां से? अब चुनकर जाएंगे टोटल 19। आ रहा है समझ में? और डिलिमिटेशन किस बेसिस पर होता है आपको पता ही होगा, पॉपुलेशन के बेसिस पर। मतलब कि जिस एरिया में जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा वहां से उतने एमएलए और एमपीज चुनकर जाते हैं। और इसीलिए आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एमपीज चुनकर जाते हैं, लगभग 80 के आसपास एमपीज वहां से चुनकर जाते हैं उत्तर प्रदेश से। क्यों? क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे मेजर चेंज किया गया बोडोलैंड के अंदर। फिर दूसरा जो चेंज है वो आपको मिलेगा वेस्ट कराबी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये आप देख सकते हो, ये वाला डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूं, ईस्ट कराबी, सॉरी ईस्ट नहीं, ये वेस्ट की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो ये वाला आएगा आपका, जो कि मेघालय के साथ इसका बॉर्डर सटता है। ये वेस्ट कराबी एंगलोंग, ये जो आप देख रहे हो, ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर एक और एमएलए का जो सीट है वो ऐड कर दिया गया है। आ रहा है समझ में? ये बदलाव किए गए हैं। फिर इसके अलावा पार्लियामेंट के सीट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो 2 लोकसभा सीट्स दिया गया है बेसिकली, और बराक वैली डिस्ट्रिक्ट को। ये बराक वैली आप डिस्ट्रिक्ट देखोगे यहां पर, ये जो आता है ना, इसको बराक वैली डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। जैसे करीमगंज हो गया या कचर डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं यहां पर, ये बराक वैली हैं। तो 2 और लोकसभा सीट्स यहां पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि आसाम में कहीं से लोकसभा सीट कम की गई है, उसका एडिशन कर दिया गया है यहां पर बराक वैली में। फिर इसके अलावा जो तेजपुर लोकसभा सीट्स है उसको अब बोला जाएगा सोनितपुर। और इसके अलावा यहां पर जो काजीरंगा नाम का, मतलब कि पहले क्या था कि काजीरंगा नाम का कोई लोकसभा सीट नहीं था, अब काजीरंगा नाम से आपको देखने को मिलेगा। डीफू दरांग, इस नाम के आपको लोकसभा सीट देखने को मिलेंगे। मतलब कि आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सीट्स उतने ही हैं, लेकिन उसका जो नाम है, उसका जो एरिया है, वो आपका बदलाव किया गया है। फिर इसके अलावा कई सारे सीट्स आपको पता है कि यहां पर रिजर्व किए जाते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि ये जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो सीट्स हैं वो पहले हुआ करती थी 8, अब उसको कर दिया गया है 9। और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीट्स पहले 16 हुआ करती थी, अब उसको कर दिया गया है 19। आ रहा है समझ में? तो ये मतलब कि बेसिकली जनरल कैटेगरी के जो सीट्स हैं, एमएलए के जो सीट्स हैं वो कम हो गए हैं, और जो रिजर्व सीट्स हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। 8 से 9 हो गया है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 16 से 19 आपको देखने को मिलेगा। अब ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? इसका मेन कारण है अनइवन पॉपुलेशन ग्रोथ। अनइवन पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब ये हुआ कि आसाम के अंदर कुछ जगह
जगहों पर, जैसे कि मान लो मैं कह रहा हूं बोडोलैंड वाले एरिया में यहां पर सीट्स बढ़ाई गई हैं, एमएलए की सीट्स बढ़ाई गई हैं, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर पॉपुलेशन बढ़ा है, मतलब ज्यादा हुआ है, और कुछ जगहों में आसाम में यहां पर पॉपुलेशन उतना नहीं बढ़ा है। इसकी वजह से ये जो अनइवन ग्रोथ है ना, उसकी वजह से ये चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। जो पॉपुलेशन की डेंसिटी अगर आप देखोगे, जैसे कि दीमा हासो जो डिस्ट्रिक्ट है, ये मैं आपको मैप में दिखाता हूं, यहां पर ये आप देख सकते हो, यहां पर आपको मिलेगा दीमा हासो। ये जो डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हो ना, यहां पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है आपका 38% पर स्क्वायर किलोमीटर। और वहीं एक और दूसरा डिस्ट्रिक्ट आप देखिए, कामरूप डिस्ट्रिक्ट, वहां पर जो डेंसिटी है वो है 1096 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि यहां पर डेंसिटी ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, इसकी वजह से यहां पर आपको छोटे एरिया में ज्यादा एमएलएज और एमपीज देखने को मिलते हैं। अब इस सारी चीजों की वजह से क्या हुआ है कि जो अपोजिशन पार्टी है वहां पर कांग्रेस, उन्होंने स्लैम किया है बीजेपी को और इलेक्शन कमीशन को। बेसिकली कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो बदलाव किए हैं, यहां पर चेंजेस किए हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो बीजेपी के इन्फ्लुएंस में किए हैं, वो आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके इन्फ्लुएंस में किए हैं। कांग्रेस पार्टी का एक और कहना था कि देखिए अभी मामला जो है वो सब जुडिशियल है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में इसकी फाइनल हियरिंग होनी है, क्योंकि कई लोग नहीं चाहते थे कि यहां पर वापस से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिवाइज किया जाए। तो 25 जुलाई को इसकी फाइनल हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट के, उसमें बावजूद भी यहां पर इलेक्शन कमीशन ने अपना ड्राफ्ट प्रपोजल जारी किया, जो कि सही नहीं है। देखिए इसकी वजह से बताया जा रहा है, क्योंकि जो एरिया चेंज हुआ है उसकी वजह से कई सारे जो लोग चुनकर आते थे अलग अलग सीट से, उनका आगे चलकर अब डाउट में आ सकता है कि क्या वो एक्चुअल में आप फिर से वहां से चुनकर आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं आपको, आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी पहले हुआ करती थी ना, वो अब 3 पार्ट में डिवाइड हो गई है। देखिए आप देख पाओगे यहां पर उन्होंने खुद इसके बारे में ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जो ड्राफ्ट डिलिमिटेशन पब्लिश किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उससे मैं खुश भी हूं और दुखी भी हूं। दुखी क्यों है? क्योंकि उनका कहना था कि 2001 से उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है जालुक बरी। तो जालुक बरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो 2001 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लगभग 22-23 साल से, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब वो उस सीट से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से वो दुखी हैं। लेकिन यहां पर क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कम से कम निर्णय लिया और आसाम के भलाई के लिए काम किया, इसलिए वो इसको लेकर खुश हैं, ये उनका कहना था। फाइनली कंक्लूजन ये है कि देखो जो इलेक्शन कमीशन है वो अब वापस से जुलाई में फिर से जाएगी आसाम के अंदर और कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मुलाकात करेगी, पब्लिक हियरिंग करेगी। पहले ही ऑलरेडी आसाम के अंदर 11 पॉलिटिकल पार्टीज और 71 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इलेक्शन कमीशन ने मुलाकात कर चुके हैं, उनसे बातचीत कर चुके हैं। तो देखना होगा कि फाइनली ये शांतिपूर्वक तरह से हो जाता है, चीजें होती हैं, नहीं होती, क्या होगा वो समय बताएगा। बट आई होप कि यहां पर जितनी भी चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया, जो भी कुछ हो रहा था। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया के बारे में यहां पर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप नॉट करेक्ट है, यह आपको बताना है। ये क्वेश्चन ध्यान से करिएगा, नॉट करेक्ट आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।